अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर आ रही है। हश मनी मामले में डोनाल्ड ट्रंप दोषी करार दिए गए हैं। ट्रंप सभी 34 मामलों में दोषी करार हुए हैं। 11 जुलाई को सजा पर अब सुनवाई होगी। दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं डोनाल्ड ट्रंप की। अब 11 जुलाई को सजा का ऐलान होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हश मनी से जुड़ा हुआ ये मामला। डोनाल्ड ट्रंप दोषी करार दिए गए अदालत की तरफ से और इस मामले में अब सजा का ऐलान, और 34 मामलों में दोषी करार दिए गए। सजा का ऐलान जो होगा वो 11 जुलाई को होगा। 11 जुलाई को सजा पर सुनवाई होनी है। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और पहले ऐसे राष्ट्रपति जिन पर ये इतने संगीन आरोप लगे और उसके बाद अब अदालत की तरफ से दोषी करार दिया गया है। तो आखिर हश मनी का ये पूरा मामला क्या है जिसमें दोषी पाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैसे अब दिक्कत बढ़ने वाली, जरा आप ये समझिए। ट्रंप दोषी करार दिए गए। ट्रंप पर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल को पैसे देने का आरोप लगा। डैनियल्स को चुप रहने के लिए $1,30,000 दिए गए। डैनियल को पैसे देकर चुप कराने बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी का केस डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ था। जी हाँ, मामला 2016 में राष्ट्रपति चुने जाने से पहले का है। कोर्ट ने 6 हफ्ते में स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ 22 गवाहों को सुना। 12 मेंबर की जूरी ने ट्रंप को दोषी करार दिया है। सजा पर 11 जुलाई को सुनवाई अब होगी, जो तारीख बताई जा रही है, और ट्रंप ने फैसले को अपमानजनक बताया है। और चलिए अब आपको यह बताते हैं कि हश मनी मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर कौन कौन से आरोप लगे हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो ट्रंप पर लगे हैं आरोप जो काफी ज्यादा संगीन साबित हुए और दोषी करार दिए गए। दरअसल 34 चार्जेस लगे हैं, जिसमें बिजनेस रिकॉर्ड दिखाने के मामले में 11 केस गलत चेक साइन करने से जुड़े हुए और 11 चार्जेस वकील कोहेन की कंपनी में जमा गलत बिल से जुड़े हुए। जी हाँ करुणा, और 12 चार्जेस गलत दस्तावेज जमा करने के लिए हैं। तो ये इतने सारे चार्जेस लगे थे। 34 ऐसे मामले थे जिसमें दोषी करार दिया गया है। मनीष झा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, ये बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। 34 ऐसे मामले जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रहे और अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं डोनाल्ड ट्रंप की। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकी अदालत से इस फैसले के आने के बाद से सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति पद के लिए आगे उम्मीदवार बने रहेंगे, आगे वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। अगर आप अमेरिकी संविधान के हिसाब से देखें तो संविधान में अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अमेरिकी संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार होना चाहिए उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। तो जाहिर है उससे दोगुनी उम्र के हैं ये, और उसके अलावा जन्मजात अमेरिकी नागरिक हों तो वो हैं ही, एक बार राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। लेकिन अगर वो जेल जाते हैं तो क्या चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं। जेल में रहकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अमेरिका के इतिहास में ऐसी घटना 100 साल पहले हुई थी जब एक व्यक्ति जेल से चुनाव लड़ा था। और उसके बाद सवाल यह आता है कि क्या जेल में रहकर जब वो चुनाव लड़ेंगे तो क्या खतरा होगा। तो माना यह जाता है कि अगर वो जेल में रहेंगे तो चूंकि उनकी सुरक्षा करने के लिए वहां पर सीक्रेट सर्विस के लोग नहीं रहेंगे, तो अलग अलग जगह से, यहां तक कि राष्ट्रपति पुतिन ने भी एक बार आशंका जताई थी कि जेल में ट्रंप की हत्या भी करवाई जा सकती है। तो इस तरह के तमाम चुनौतियों का सामना ट्रंप को करना पड़ सकता है। आने वाले समय में ये पता चलेगा जब 11 जुलाई को पहली बार उन्हें सजा का ऐलान होगा। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ट्रंप दोषी ठहराए जा चुके हैं। अब उनको कितनी सजा होती है उसका ऐलान 11 जुलाई को होगा। कई और मुकदमे भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के कानून भी है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन भी है। बिल्कुल मनीष, हालांकि हमने यह भी देखा कि इस फैसले के आने के बाद, दोषी ठहराए जाने के बाद, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया कि असली फैसला जनता सुनाएगी, जो कि नवंबर में सामने आएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मनीषा। इधर दोषी ठहराए जाने के बाद जज पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जज को बताया भ्रष्ट, कहा इस मुकदमे में धांधली की गई। बड़ी खबर आपको बताएं, विवेकानंद रॉक पर पीएम मोदी की ध्यान साधना जारी है। 45 घंटे तक चलेगी पीएम मोदी की ध्यान साधना। अगले 35 घंटे मौन रहेंगे पीएम मोदी। कन्याकुमारी में कल तक रहेंगे पीएम मोदी।
तो अगले 35 घंटे मौन रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी का। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 45 घंटे का ध्यान शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री 1 जून तक ध्यान मग्न रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उसी जगह ध्यान कर रहे हैं जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने यहां पर ध्यान किया था। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थमते ही प्रधानमंत्री कल शाम कन्याकुमारी पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन किए, जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और इसके अलावा अब उनका ध्यान शुरू हो चुका है, ध्यान में लीन है प्रधानमंत्री मोदी। 45 घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे और मौन रहेंगे। ये जो कठिन तपस्या है वो प्रधानमंत्री मोदी की शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भगवती अम्मन मंदिर में जो दर्शन पूजन किया गया प्रधानमंत्री की ओर से। कल कन्याकुमारी का दौरा उनका शुरू हुआ। इस मंदिर से जुड़ी हुई हर डिटेल आप तक TV9 भारतवर्ष ने पहुंचाई। और विपिन चौबे हमारे साथ सीधे कन्याकुमारी से जुड़ रहे हैं। जो कुछ कार्यक्रम है, क्योंकि ध्यान प्रधानमंत्री मोदी का शुरू हो चुका है, तो विपिन से आगे के कार्यक्रम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ डिटेलिंग आई है सामने। विपिन, ओवर टू यू। क्या कुछ जानकारी अब कार्यक्रम से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री मोदी के सामने आ रही है? ध्यान की तस्वीरें तो हम लगातार दिखाई रहे हैं। बिल्कुल अंजलि, देखिए कल शाम को 6:45 पे मां अम्मन देवी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पारंपरिक वेशभूषा में प्रधानमंत्री ने पूजा की। और जानते हैं ये प्रधानमंत्री की शैली है कि जब भी वो किसी मंदिर में जाते हैं तो विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। आपने वाराणसी में देखा होगा, आपने अयोध्या में देखा होगा, या देश के अलग अलग मंदिरों में देखा होगा। उसी की तर्ज पर जहां पर कन्याकुमारी के स्तर पर मां अम्मन देवी की उन्होंने पूजा अर्चना की। और ठीक मेरे पीछे जो यहां से लगभग 200 मीटर दूर आपको नजर आ रहा है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, वो पहुंच गए जेटी से। और कल शाम 6:45 के बाद से अभी तक प्रधानमंत्री वहां पर ध्यानरत है, एकांतवास में है वो, और वो ध्यान में मग्न है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसी से मिला नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, मौन धारण किए हुए हैं। और कल शाम से लेकर अब तक और कल दोपहर तक वो लिक्विड डाइट पर रहने वाले हैं। मतलब उनकी पूरी निर्भरता जो रहेगी इस दौरान वो नारियल पानी और अंगूर के जूस पर रहेगी। और इस दौरान वो किसी से मिलेंगे नहीं, किसी से बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि कन्याकुमारी को कल उनके आने से पहले थोड़ी देर के लिए बंद जरूर किया गया था, लेकिन जब अब वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर पहुंच गए हैं कल शाम के बाद से, तो शहर को ओपन कर दिया गया है। किसी तीर्थयात्री को, किसी पर्यटक को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन अगर पीएम के शेड्यूल की बात करें तो कल दोपहर तक वो यहीं पर रहने वाले हैं। दोपहर के बाद जब उनका ध्यान पूरा होगा तो वो बाहर निकलेंगे। संत तिरुवल्लुवर के जो मूर्ति आपको नजर आ रही है, इस मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। इसे दक्षिण का कबीर भी कहा जाता है। बहुत महान संत है, इनकी मान्यता बहुत ज्यादा है दक्षिण में। और इनकी पूजा अर्चना करने के बाद वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री के दक्षिण आगमन और 3 दिन के प्रवास को लेकर दक्षिण के जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित है। और ये बता रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ इतिहास में कि जब कोई प्रधानमंत्री 3 दिनों के लिए उनके यहां आकर प्रवास कर रहा है। ये बताता है कि जितना महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के लिए उत्तर है, उससे ही उतना ही महत्वपूर्ण दक्षिण भी है। वो बेशक लोकसभा चुनाव वाराणसी से लड़ते हैं, लेकिन दक्षिण के प्रति उनका प्रेम कम नहीं है। और यही वजह है कि काशी में तमिल संगमम वो कराते हैं, दक्षिण वासियों को उत्तर बुलाते हैं और यहाँ की परंपरा, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति के बारे में और उसकी झलक भी हमेशा नजर आती है। और इस बार भी नजर आ रही विपिन, जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और कन्याकुमारी, और यहां पर वो आध्यात्म की यात्रा में अभी लगातार लीन नजर आ रहे। इस बीच सुरभि शर्मा हमारे साथ कन्याकुमारी से जुड़ी हुई है। सुरभि, हालांकि अगर इसमें जो सियासी बात की अगर बात करें तो सियासी तौर पर जो विपक्ष है वो लगातार इस ध्यान साधना को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, उनकी तरफ से निशाना साधा जा रहा है। लेकिन क्योंकि आप इस वक्त वहीं पर ध्यान मंडपम में आप मौजूद हैं, वहां पर जो लोग आ रहे हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल, उनसे क्या आपको जानने को मिल रहा है? वो क्या राय रख रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में? हालांकि करुणा, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के आने से पहले ही यहाँ पर उनके आने से 24 घंटे पहले ही इस पूरे रूट को आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था। यानी जो फेरी और जेटी सर्विसेज होती हैं वो तमाम सर्विसेज को बंद कर दिया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आना था। इसलिए इस पूरे एरिया को टाइम टू टाइम कोर्डन ऑफ करने के बाद सारी सिक्योरिटी नॉर्म्स के लिहाज से भी क्रॉस चेक किया जा रहा था। हालांकि जो बात आपने कही है, हमने यहाँ पर आम लोगों से बात की और आम लोगों का सिर्फ यही कहना था कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधान अगर इस तरीके से स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें किसी तरह की कोई राजनीति
राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये वो आम लोग हैं जो यहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर आए हुए थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहीं पर चेन्नई में ही जिस तरीके से ऑपोजिशन इसका विरोध कर रहा है और डीएमके की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि ये एक ऐसा समय है जब ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पर रुक करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के आने की वजह से लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। तो इसी को आधार बनाते हुए ये कंप्लेंट भी, ये याचिका बाकायदा दायर की गई है और ये कहा गया है कि इसकी मीडिया कवरेज ना हो। हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी है कि इस ध्यान साधना को लेकर जिस तरीके से पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, वहीं यहाँ पर आने वाले लोगों के बीच में बिल्कुल ऑपोजिट व्यू है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर तस्वीरें भी आप दिखाते चले पूरे भारत में कहीं भी जाकर, बिल्कुल, हालांकि यहाँ पर मैं कपिल कोशिश करूंगी इस वक्त तेज़ हवाओं के साथ साथ तेज़ धूप के बीच संभव हो तो ये तस्वीर आप ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री के आने के बाद आम लोगों की तरफ से इस बात की बहुत सराहना भी की गई है कि किस तरीके से चुनाव प्रचार के शोर के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर मौन साधना कर रहे हैं और बड़े हों या बुजुर्ग या बच्चे, सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि प्रधानमंत्री का ये एक बहुत अच्छा प्रयास है जिसके ज़रिए उन्हें लगता है कि भारत की संस्कृति के साथ, भारत के इतिहास के साथ, भारत के धार्मिक ग्रंथों के साथ उनका एक कनेक्ट बनता है। ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जितना यहाँ पर आते हैं आप, उतना ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जगह ऐतिहासिक क्यों है और उसी ऐतिहासिक जगह पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी के जरिए जो तस्वीरें पूरे देश और दुनिया में जाती हैं वो बहुत बड़ा संदेश होती हैं। हालांकि मैं जानती हूँ करुणा कि आप स्टूडियो में बैठकर पॉलिटिकल लिहाज से इन तस्वीरों की चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर आने वाले लोगों के बीच में चर्चा उस ऐतिहासिक जगह को लेकर होती है और वहाँ पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी को देखते हुए बिल्कुल, और ये भी आपने बेहद खास बोला कि प्रधानमंत्री जहां पर जाते हैं उसका हर लिहाज से हम देखते हैं कि दुनिया भर में भी एक बड़ा मैसेज जाता हुआ नजर आता है, महत्व बढ़ता हुआ उसका काफी हद तक नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन और सुरभि इस पूरी जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी दौरे पर सियासत भी गर्म है। विपक्ष इसे आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है, वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष हताश है। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान कार्यक्रम से विपक्ष परेशान है। विपक्ष पीएम के इस कार्यक्रम पर सवाल उठा रहा है, जबकि बीजेपी इसे विपक्ष की हताशा बता रही है। सिर्फ विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से या समंदर में डुबकी मारने से या गंगा में डुबकी मारने से ये ज्ञान नहीं आता, इसको पढ़ना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। वहीं ममता बनर्जी पीएम के ध्यान कार्यक्रम को आचार संहिता का उल्लंघन बता रही हैं। पीएम मोदी के साधना पर सवाल उठाने वालों को बीजेपी ने जवाब दिया है। सनातन धर्म का ये साधना ही सब कुछ है। ये कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है, इसीलिए ऐसा पहल कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने देश में चुनाव के ऐलान के बाद के करीब 2 महीने के दौरान 206 रैलियां और रोड शो किए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 80 इंटरव्यू दिए हैं विपक्ष को, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। विपक्ष प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड तोड़ रैली पर सवाल उठा रहा है। मिशन 2024 फतेह करने के लिए पीएम मोदी ने दिन रात एक कर दिया। पीएम ने रैलियों और रोड शो का रिकॉर्ड बना दिया है। 16 मार्च को जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद से पीएम मोदी लगातार जनसभा करते रहे। पीएम ने देश भर में मैराथन सभाएं की। उन्होंने चुनाव में रैलियों की डबल सेंचुरी लगा दी। पीएम मोदी ने 17 मार्च से लेकर 30 मई तक 206 रैलियां और रोड शो कार्यक्रम किए हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 80 इंटरव्यू दिए हैं। अगर प्रधानमंत्री की रैलियों का आंकड़ों का हिसाब लगाएं तो उन्होंने एक दिन में 2 से 3 राज्यों के दौरे किए। हर दिन पीएम ने 3 से 4 जनसभाएं की। विपक्ष पीएम मोदी की रैलियों पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 206 रैलियों के बाद भी बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है। इतने जो आपने आंकड़े हमको दिए 206 रैली उन्होंने की, तो इसका मकसद ये है कुछ तो गड़बड़ है और वो उनको मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है। इसीलिए उनकी कोशिश ये हो रही है कि खुद भी गली गली चले जाए। इधर लोकसभा के चुनाव में सभी दलों ने चुनाव प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने 100 से ज्यादा चुनावी रैलियां और रोड शो किए।
मिशन 2024 में एनडीए और बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने चुनावी मैदान में खूब पसीना बहाया है। बीजेपी के स्टार प्रचारक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने भी धुआंधार रैलियां की। राजनाथ सिंह ने 101 चुनावी रैलियां और रोड शो किए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 198 रैलियां और रोड शो किए हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से राहुल ने 107 रैलियां की हैं, जबकि प्रियंका गांधी ने 108 जनसभाएं और रोड शो किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस चुनाव में 100 से ज्यादा रैलियां की हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 85 चुनावी रैलियां और रोड शो कर चुके हैं। मायावती ने सिर्फ 35 रैलियां की हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 67 रोड शो और रैलियां की हैं। उन्होंने तकरीबन 30 इंटरव्यू भी दिए हैं। वहीं बिहार में सबसे ज्यादा रैलियों का रिकॉर्ड तेजस्वी यादव ने बनाया है। तेजस्वी यादव ने 200 से ज्यादा रैली की है। अब देखना होगा कि 4 जून को जनता किसे चुनती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर प्रहार किया है। प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि मेरी चुप्पी को कमजोरी न समझें, नहीं तो 7 पीढ़ियों के पाप खोलकर रख दूंगा। प्रधानमंत्री ने सेना को लेकर सियासत करने वालों को कड़ी चुनौती दी। पीएम ने इंडिया गठबंधन पर सेना को राजनीति का हथियार बनाने का आरोप लगाया है। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। आपको मोदी को जितनी गालियां दे दीजिए, लेकिन मेरे देश की सेना का अपमान ये मोदी नहीं सहन करेगा। पीएम ने कहा कि सेना बनती है, हमें हर चीज का ध्यान रखना होता है। मुकाबला किससे करना है, लड़ाई होगी तो किसके साथ होगी, युद्ध होगा तो किससे होगा, उसकी ताकत क्या है, उसके हिसाब से सेना को तैयार करना होता है। उन्होंने कहा सेनाएं सिर्फ 26 जनवरी को परेड के लिए तैयार नहीं होती हैं। वाराणसी में मतदान से पहले पीएम मोदी ने युवाओं से वोट देने की अपील की। कहा पहले करें मतदान, फिर करें जलपान। हमके याद है हमरे नामांकन के दिन युवा पीढ़ी कैसे एक अलग उत्साह में रहल। अब यह उत्साह हर बूथ पर दिखे, हमार यह आग्रह हो। साथियों, अब काशी के विकास के नई ऊंचाई देवे का अवसर हो। ये तभी हो पाई जब काशी के लोग 1 जून के ज्यादा से ज्यादा मतदान करियन। काशी के युवा, नारी शक्ति और किसानन से तो हमारा विशेष आग्रह हो। आप लोगन का एक एक वोट हमार शक्ति बढ़ाई, हमें नई ऊर्जा दे। और वाराणसी में 1 जून को मतदान होना है, यानी कल, और इससे पहले दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंगा आरती की गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब सिर्फ आखिरी चरण की वोटिंग बाकी है। कल होने वाले इस आखिरी चरण में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी चुनाव होना है। मतदान से पहले दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंगा आरती की गई। विशेष गंगा आरती को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। गंगा आरती में दिए जलाकर लोगों को संदेश दिया गया कि वाराणसी के लोग 100% मतदान करें। जो भारत में ये चुनाव है, चुनाव चल रहा है, उसके लिए मतदान के लिए आज एक कार्यक्रम किया गया है, जिसमें लगभग 1100 दीपक से हम लोग दशाश्वमेध घाट पे माँ गंगा के पावन तट पर उस दीपक को जला करके सभी को प्रेरणा देते हैं और प्रेरित करते हैं कि जो ये मतदान का महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है, उस महापर्व पे आप सभी लोग वोट दें। बता दें कि कल 7वें और अंतिम चरण का मतदान वाराणसी समेत 57 लोकसभा सीटों के लिए होना है। और वहीं प्रचार खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने देश की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।
राहुल गांधी ने फिर कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बनने जा रही है। मैं देश की जनता को और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना समर्थन दिया आप सब ने, देश की जनता ने, और हमारे कार्यकर्ता हर इंच के लिए लड़े। इलेक्शन संविधान को बचाने का है, हिंदुस्तान के संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बचाने का है, और हमने नैरेटिव को कंट्रोल किया और एक नया विजन हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए, और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो मौन व्रत पे चले गए हैं। पोलिंग डे आ रहा है और मैं इंडिया गठबंधन के सारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, लास्ट मिनट तक आप पोलिंग बूथ पे रहिए। लास्ट मिनट तक आपकी आंख पोलिंग बूथ पर, ईवीएम मशीन पर होनी चाहिए। तो राहुल गांधी को आपने सुना। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि 4 जून इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इसीलिए 2 बार पढ़ा मैं, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सभी मिलकर यूपीए 1 और यूपीए के तर्ज पर इस देश को एक इंक्लूसिव, नेशनलिस्टिक, डेवलपमेंटल सरकार देंगे और सभी को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और आखिरी चरण के मतदान से पहले एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा। तेजस्वी ने कहा कि 4 जून को कुछ बड़ा होने वाला है। जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद जो है हमारे चाचा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए, तब से वो प्रचार में नहीं निकले। और प्रशासन का काम जो है गवर्नर देख रहे हैं, अधिकारियों को बुला के समीक्षा ले रहे हैं, और जदयू वाले लोग अपने 2 सीटों पे लगे हुए हैं, भाजपा अपने सीटों पे लगी हुई है। तो ये अंतर जो है और ये चीजें जो दिखाता है कि 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया। लालू प्रसाद जी ने 15 साल में कोई काम तो किया नहीं, इसलिए लालू जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पहले भी लड़ती रही है और आज भी लड़े। आज चुनाव प्रचार खत्म हुए हैं। अब बिहार की 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता देने वाली है। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में मनेर के लड्डू का जिक्र किया था, जिसके बाद इन लड्डुओं की अब मांग बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग मनेर के लड्डू खा के आए हो। पाटलिपुत्र में पीएम मोदी ने मनेर के लड्डू की तारीफ की थी, जिसके बाद मनेर के लड्डू को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी के भाषण में लड्डुओं के जिक्र के बाद मनेर लड्डुओं की डिमांड काफी बढ़ गई है। डिमांड इतनी बढ़ गई है कि दुकानदार को लड्डू का ऑर्डर लेने से इनकार करना पड़ रहा है। सर यहाँ का प्रसिद्ध है, उसके बाद लड्डू का यहाँ का जो खासियत है सर, इसलिए लड्डू यहाँ का स्वादिष्ट है, अच्छा लगता है। वहीं पीएम मोदी ने मन से कहा कि आप लोग भी 4 जून के लिए मनेर के लड्डू तैयार रखिए। आप लोग भी 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। आखिरी चरण के मतदान से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया और इंडिया गठबंधन को जिताने की अपील की।
कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए, जीवन में खुशहाली और तरक्की के लिए इंडिया गठबंधन की मदद करें। जो 10 साल लोगों ने देखे हैं उसमें 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार हुआ है, नौकरी छीनी है। बीजेपी ने नौकरी न देने का रिकॉर्ड बनाया है। इंडिया गठबंधन भरोसा दिलाता है कि नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाएगा। इन्होंने जो महंगाई बढ़ाई है उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। G20 के नाम पर जो बड़े सपने दिखाए, इन्वेस्टमेंट के नाम पर सपने दिखाए, लेकिन ज़मीन पर इन्वेस्टमेंट ज़ीरो आया। देश के प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोगों ने सबसे ज़्यादा आरक्षण के साथ खिलवाड़ की। सरकारी नौकरियां इसीलिए नहीं दे रहे हैं जिससे उन्हें आरक्षण न देना पड़े, क्योंकि सरकारी नौकरियां आएंगी तो आरक्षण मिलेगा। आरक्षण के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ अगर किसी ने किया है, खासकर पिछड़े दलित और आदिवासी भाइयों बहनों के साथ, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु एयरपोर्ट से प्रज्वल रेवन्ना गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बेंगलुरु एसआईटी ने एयरपोर्ट पर लैंड करते ही उन्हें पकड़ लिया। जर्मनी से लौटा है यौन शोषण का आरोपी रेवन्ना पर यौन शोषण की 3 अलग अलग एफआईआर हैं और उसके बाद अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन दिखाया है। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब डिटेन किया गया, जैसे ही विमान लैंड हुआ है रेवन्ना का, उसके बाद पुलिस ताक पर थी। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और लैंड करते से ही रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। तो प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता पर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। प्रज्वल के खिलाफ यौन शोषण की 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें पीड़ितों ने हैरान करने वाले आरोप लगाए। कैसे नौकरी दिलाने के लिए सेक्सुअल फेवर लिया गया, कैसे सैकड़ों महिलाओं के साथ घिनौना खेल खेला गया। अब इन सब सवालों की पूछताछ एसआईटी की टीम जानने की कोशिश करेगी प्रज्वल रेवन्ना से। तो यौन उत्पीड़न में फंसे रेवन्ना आखिरकार कैसे उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीधा बिग वॉल के जरिए पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आपको दिखा रहे। घर में काम करने वाली महिला ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। 26 अप्रैल को बेंगलुरु में सार्वजनिक जगहों पर कई पेन ड्राइव मिली थी। दावा इस बात का किया गया था कि पेन ड्राइव में 3000 से 5000 वीडियो क्लिप्स है। पेन ड्राइव में कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न के वीडियो होने का दावा किया गया। यौन उत्पीड़न का मामला बढ़ने पर राज्य सरकार ने इसके बाद एसआईटी का गठन किया। रेप, छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और धमकी के आरोप में 3 एफआईआर दर्ज की गई प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ। एसआईटी जांच में दावा किया गया 50 से ज्यादा महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया है। 22 साल से लेकर 61 साल की महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप जेडीएस के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर लगे। आरोप है कि 50 में से 12 महिलाओं के साथ रेप किया गया था। बाकी महिलाओं को अलग अलग लालच देकर सेक्सुअल फेवर लिया गया। सब इंस्पेक्टर, तहसीलदार जैसी नौकरी देकर सेक्सुअल फेवर का आरोप लगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में लगी आग बेकाबू होती चली जा रही है। शिमला, सोलन, बिलासपुर, मंडी सहित अन्य इलाकों में बीते कई दिनों से जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों के बाद अब हिमाचल में भी आग का तांडव देखने को मिल रहा है। हिमाचल के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। हिमाचल की राजधानी शिमला के आसपास के जंगल 3 दिन से जल रहे हैं। वहीं अब आग रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ती जा रही है। राजधानी शिमला के साथ लगते तारा देवी और समर हिल के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। वहीं जंगल की आग अब रेलवे ट्रैक तक आ पहुंची है। इस आग की चपेट में शिमला कालका रेलवे ट्रैक भी आ गया है। भीषण आग को देखते हुए ट्रैक पर चलने वाली सारी ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। कुछ ट्रेन जहां तारादेवी स्टेशन पर खड़ी हैं, तो वहीं कुछ नीचे ही रोक दी गई हैं। आग की लपटें इतनी तेज हैं कि ट्रेन भी नहीं गुजर पा रही है। कालका से निकली ट्रेनें तारादेवी स्टेशन पर रोक दी गई हैं, जिससे यात्री परेशान हैं। आग को बुझाने के लिए कर्मचारी जुटे हैं, लेकिन सड़क न होने के चलते अग्निशमन की गाड़ियां वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास आग लग गई और इसकी वजह से लपटें दूर दूर तक नजर भी आ रही हैं।
तस्वीरें पुंछ जिले की मेंढर की हैं, जहां मानकोट सेक्टर में एलओसी के पास जंगल में आग लगने के कारण कई बारूदी सुरंग फट गई। वन क्षेत्रों में लगी आग से भारी नुकसान हुआ है। सांबा से पुरमंडल इलाके में आग लगी और आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। देखते देखते आग आसपास के गांव में फैल गई, जिससे कई रिहायशी मकानों को खतरा पैदा हो गया। स्थानीय लोगों ने आग की खबर प्रशासन को दी, जिसके बाद इलाके में दमकल की गाड़ियां भेजी गई और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि मेंढर से लगे एलओसी के पास जंगल में लगी आग के कारण कई बारूदी सुरंगें फट गई, जिससे आग और फैल गई। उन्होंने बताया कि आग नियंत्रण रेखा के उस पार से शुरू हुई और इस तरफ फैल गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझकर ये आग लगाई, जिससे वन भूमि को नुकसान पहुंच सके। हालांकि इस आग से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आज देवी अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आज से अगले 1 साल तक उनकी 300वीं जयंती तक एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज शाम 5:30 बजे इंदौर में होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर को लेकर क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। वास्तव में उस काल में हमारे यहाँ पर जो आदर्श राज्यकर्ता हो गए, उनमें से एक देवी अहिल्याबाई थी। अपनी प्रजा को रोजगार मिले इसलिए उन्होंने उद्योगों का निर्माण किया और ऐसा पक्का निर्माण किया कि महेश्वर का वस्त्रोद्योग आज भी चलता है और बहुत लोगों को रोजगार देता है। प्रजा के सभी अंगों की, जो दुर्बल थे, पिछड़े थे, उनकी भी उन्होंने चिंता की। स्वयं रानी होकर बहुत सादगी से रहती थी। इस प्रकार प्रजा का पालन, राज्य का संचालन, राज्य की सुरक्षा, देश की एकात्मता, अखंडता, सामाजिक समरसता, सुशीलता और सादगी, इनका आदर्श रखने वाली एक महिला राज्यकर्ता, आदर्श महिला। इस प्रकार पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई का चित्र हमारे सामने है। आज की हमारी स्थिति में भी हमारे लिए वो एक आदर्श है। उनका अनुकरण करने के लिए इस वर्ष भर उनका स्मरण करने का प्रयास सर्वत्र चलने वाला है। यह अतिशय आनंद की बात है।